वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज बड़ी अहम बात होने वाली है। एक तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बात करेंगे, दूसरा तहलका मचा हुआ है एक ऑडियो लीक का, ज़का अशरफ साहब की ऑडियो लीक, बाबर आजम रिजवान के हवाले से बातचीत, उसका बड़ा तहलका मचा है। आज ज़रा उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं कि ये जो तहलका मचा है या जो बात हुई है उस ऑडियो लीक में, मेरे नज़दीक वो कोई नई बात नहीं है, बल्कि शायद वो तो ऑलरेडी मीडिया पर थी बात। तो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं उसमें जो हमें ना पता हो, या फिर हमारे साथ जो हमारे सीनियर हजरात हैं, जो हमारा पैनलिस्ट हैं, उन्हें ना पता हो। मुझे तो नहीं समझ आई उस बात की कि वो ऑडियो लीक करने में इतना तहलका किस बात का मचा। अच्छा, उस पर भी बात करते। फिर ऑडियो लीक करना इथिकली हम समझते हैं कि चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन लीक करना एक इथिकली बहुत ही बेहुदा सी बात है। और आप खबर दें ताकि आप लगे सहाफ़ी हैं और ख़बरियत पे बात करें, अंदर से ख़बर लाएं, मामलात को लाएं तो समझ आती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें, मैं अब ज़रा अपने सारे हजरात मौजूद हैं, पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीनियर भी हैं, और देखते हैं जी क्या कहते हैं। फिर दूसरी तरफ दौरा न्यूजीलैंड के लिए बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट करवाने की बातें तो हुई, लेकिन लगता नहीं है कि वो रेस्ट करवाएंगे, और बनता भी नहीं है। दोनों प्लेयर्स का रेस्ट करवाना पाकिस्तान टीम के लिए भी नुकसानदेह होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। क्यों गैर ज़रूरी तौर पर यह बातचीत शुरू हुई, इस पर भी बात करेंगे। और मुमकिन टीम में शायद शादाब खान इंजर्ड कहकर उन्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन शादाब की फॉर्म का इशू भी है, शादाब की परफॉर्मेंसेस का इशू भी है। तो ज़रा देखते हैं इस पर भी बात करके कि मामला है क्या। हमारे लिए अच्छा ये है कि हमारी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं उन्होंने एक तारीख रकम की है न्यूजीलैंड में। फातिमा सना का वहीं एक मुआहदा हो गया है बड़ा ज़बरदस्त। और ऑस्ट्रेलिया अब जाएगा बॉक्सिंग डे टेस्ट पर, और यही खबरें हैं कि वही ऑलमोस्ट टीम खेलेगी जो टीम विनिंग कॉम्बिनेशन था उनका, उसी को आगे लेकर जाया जाएगा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट की चलें, शोएब जट की हद तक आप सोशल मीडिया पर बात कर लें, तनकीद करें, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन एक पैराए होते हैं जो हमारी फैमिलीज़ हमें सिखाती हैं, उनके दरमियान रहकर हर चीज़ से इख्तलाफ हो सकता है। आप उनकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनकी खबर से इख्तलाफ कर सकते हैं, हर चीज़। लेकिन जान से मारने की धमकी देना, उनकी फैमिली तक जाना, ये काबिल कबूल मेरा नहीं ख्याल के किसी भी लेवल पे किसी भी सहाफ़ी के लिए होगा। आप हर तरह की बात तनकीद के ज़िम्मे में एक तरीक़ाकार होता है, कोई आपको आपका रख रखाव होता है, आपकी तरबियत होती है, सारी चीज़ें इस चीज़ का पता देती हैं कि आप कितने सीखे हुए, कितने लर्नड हैं, और माशरे में आप किस तरह से अपना मकाम रखने के लिए, एक अलग पहचान बनाने के लिए तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। मैं भी करता हूँ। हैदर भाई हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम सारों के लिए हैदर भाई का रोल बड़ा सीनियर है। हैदर भाई जर्मनी से हमारे साथ हैं, और ज़ाहिर है हैदर भाई भी अपनी एक राय रखते हैं और इख्तलाफ करते हैं, तनकीद भी करते हैं। और इसी तरह शोएब जट है, इसी तरह ज़ुबैर है, ज़ुबैर अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, और तमाम हमारे साथ स्पोर्ट्स के सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। और ये सारे हजरात क्रिकेट समेत तमाम स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, और स्पोर्ट्स से जुड़ी वो खबरें जो आप तक पहुंचती हैं वो हम सब या इन सब के ज़रिए ही पहुंचती हैं। हैदर भाई थैंक यू सो मच, ज़ुबैर आपका बहुत शुक्रिया, और शोएब जट थैंक यू सो मच, आपने बड़ा वक्त निकाला हमारे लिए आज। मुझे पता है कि बहुत बिजी हैं। और शोएब, पहले तो इससे पहले ज़का अशरफ, ये चीज़ें इस पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन चूँकि ये मामला अब हमारी बरादरी का है, सहाफ़ी बरादरी का, तो मैं चाहूँगा ज़रा पहले बात हम इस पर करें। क्या हुआ शोएब, ये क्या मामला शुरू हुआ? और बड़े लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें आ रही हैं। कभी आपने कोई ट्वीट किया हो तो उसके नीचे इस तरह की धमकियाँ आई होती हैं, कभी पर्सनल में भेज रहे हैं, अब तो फ़ोन तक पे आ गए। देखिए, ये मामला सिर्फ हमारी साफ़ी बिरादरी का ही नहीं है, ये इंसानियत का भी मामला है। क्योंकि अब इजहार राय जो है वो तो सबको इसका हक हासिल है, और हम तो इजहार नहीं करते, हम तो खबर देते हैं। हमारी पर्सनल कोई चीज होती नहीं है। मैं हूँ, हैदर भाई हो, आप हो, हम जर्नलिस्ट जो हैं वो कभी भी अपनी राय को नहीं थोपते। हम एक हैपनिंग बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं। और यही मेरा भी गुनाह है, यही आपका भी गुनाह है कि हम सच बोलते हैं और उसकी वजह से किसी को कम, किसी को ज्यादा। और मुझे जो सिलसिले में है इसमें तो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है ये मामला। पहले जो है वो लाइव थ्रेट्स आती थी, फिर फैमिली को रेप करने की थ्रेट्स आने लग गई, फिर बच्चों के मुतालिक थ्रेट्स आने लग गई, फिर जो थ्रेटर्स हैं वो बाकायदा वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं और बाकायदा कॉल्स कर रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि जी हमें आपकी रूटीन पता है कि आप घर से कब निकलते हैं, आपकी फैमिलीज की रूटीन पता है, आपके किड्स की स्कूल गोइंग किड्स जो हैं उनकी रूटीन पता है। ये तमाम वो बातें हैं जो यकीनी तौर पे किसी को भी
जो है वो परेशान कर सकती हैं। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि कोई जर्नलिस्ट जो है वो अपनी जान से ना गया हो। हंड्रेड ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो गुज़िश्ता चंद सालों में अपनी जान से गए हैं, और उनका जुर्म भी ये होता था कि वो सच को सामने लाते थे, वो कड़वा सच बोलते थे, और यही मेरा जुर्म है। और इस सिलसिले में सॉरी, इस सिलसिले में सिर्फ यही नहीं है, असल बेहिसी ये है कि मैं कंसर्न अथॉरिटीज, चाहे वो साइबर क्राइम FIA हो या ऑपरेशनल पुलिस हो, मैं इन दोनों के पास गया और बाकायदा मैंने रिटर्न कंप्लेन जो है वो FIA में दी है। लेकिन उसके बाद ढाक के वही 3 बात, वही उनकी ढिठाई कि जी हम बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में आपको जो है वो अपना केस लड़ने के लिए मरना पड़ता है। जर्नलिस्टों के केस में तो जो है अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि हमारे कई जर्नलिस्ट जो लाइव थ्रेट के बारे में आगाह करते रहे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने अपनी जानों का नजराना दे दिया, तो उसके बाद बड़े मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए ये सिक्योरिटी इदारे आ गए कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लाइफ में तो ये कुछ नहीं करते, और मेरे केस में भी ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको बस क्विकली एक चीज ऐड करूंगा कि अब तो ये ऐसा हो रहा है कि मैं घर से निकलता हूं या मैं फील्ड के लिए जाता हूं, मुझे फील हो रहा होता है कि मुझे जो है वो चेस किया जा रहा है, मेरी रैकी की जा रही है, मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, मेंटली अननोन टॉर्चर्ड है लोग ना होते हैं। शोएब, मेंटली टॉर्चर्ड है आप। बिल्कुल आप ऐसे ही कह रहे हो, और ये सिर्फ टॉर्चर मेरी हद तक नहीं है, मेरे अहले खाना फैमिली के बिल्कुल परेशान है। पर आपने और हमने यही सीखा है कि परेशानी जैसी भी हो, सच आपने बोलना ही बोलना है, वो हम बोलेंगे। हैदर भाई आपका इस पर व्यू चाहिए। ये देखें, मैं हर चीज़ मान सकता हूँ, चाहे मैं, बल्कि आपको, आप दो हजरात भी हमारे साथ हैं, शोएब इसके गवाह हैं। मैं हैदर भाई शोएब के साथ उनके अक्सर चीज़ों पे मेरा बहुत इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तरीकाकार होता है बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत चीज़ों को लेकर। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब शोएब है ना मेरे साथ, हम एक दूसरे से बात भी करते हैं, प्रोग्राम्स भी होता है, हर चीज़ डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो मार देने की फिर फैमिली तक जाने की बात, ये थोड़ी ख़तरनाक भी है। जी बिल्कुल, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है और हमें इसको बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शोएब जट जब इसको सोशल मीडिया पे भी, न्यूज़ में भी, हर जगह ये दे रहे हैं, तो हमारे जो पाकिस्तान के जो मुतल्लिका इदारे हैं, FIA है या साइबर क्राइम उनका यूनिट है या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इसको क्यों नहीं इंक्वायरी कर रहे हैं? उनको करना चाहिए। देखें, ये बहुत बड़ा एक ऑफेंड है, और इसको शोएब जट झूठ तो नहीं कह सकते। जैसे कि मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं जी ये ड्रामा है या इस तरह, सर तो मैसेजेस ये देखे हुए हैं, सबने देखे हाँ हुए हैं मैसेजेस, जी वो जी, लेकर तो गए ये हैं ये मेरे नहीं हो पास, मैंने सकता। खुद देखे हुए हैं। हाँ, शोएब जट से मेरा भी मैं भी कई दफा इख्तलाफ करता हूँ शोएब जट से, उनकी बातों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखें, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की हैसियत से हमें शोएब जट के ख्यालात का एहतराम करना चाहिए। वो बात हमारे खिलाफ करें या किसी के खिलाफ भी करें, हमें उसका दलाइल से जवाब देना चाहिए, बजाय उनको धमकियां दें। अब जिस किस्म की लैंग्वेज शोएब जट के खिलाफ सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं और कौन लोग करते हैं, ये भी नजर आता है। ऐसा नहीं है कोई छुपे हुए लोग हैं, जो अल्फाज उनके लिए, जो इस्तेलाहात उनके लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, ब्लैकमेल है और इस किस्म की, ये काबिल, और अफसोस की बात ये वो भी किसी जर्नलिस्ट की तरफ से की जा रही है। नहीं, लेकिन हैदर भाई मैं ये बताऊं, मैं इस पर भी अभी बात करूंगा। दूसरे को ब्लैकमेलर कह रहे हैं और खुद उसकी लीक करके किसी की ऑडियो, तो खुद ब्लैकमेलर नहीं जी है? जी जी, हालांकि उस ऑडियो में, हम उस ऑडियो पे अगर बाद में बात करेंगे शायद उस पर मैं बात करूं, मैं बात लेकिन करूंगा, मैं उस पर डिटेल हाँ बात शोएब करूंगा। जट के बारे में कहूंगा। देखिए, शोएब जट को मैं जानता हूँ पिछले 8-10 साल से, इंतहाई मेहनत करके यहाँ पे पहुंचा है वो, और एक बहुत ही छोटे लेवल से आया है, और ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमें ज्यादातर जर्नलिस्ट ऐसे नजर आते हैं जो किसी के सहारे कहीं पहुंच गए। शोएब जट ने मेहनत की है, मेहनत करके यहाँ तक, और मुझे ऐसा लगता है लोग उनकी जो उनका एक अंदाज है उससे उनको बड़ी तकलीफ है। और दूसरी मैं एक बात बताऊं, आप लोगों को याद होगा कि हमारे सिस्टम में इतना खतरनाक एक और निजाम चल रहा है। जुल्फिकार हैदर पाकिस्तान के विकेट कीपर थे, वो दुबई से सीरीज छोड़ के भागे थे कि मुझे जान का खतरा। जुल्करनैन, जी हाँ, जुल्करनैन हैदर, जी, जुल्करनैन हैदर सीरीज छोड़ के भागे थे कि मुझे जान का खतरा है। इसके अलावा जावेद मियांदाद ने एक दफा कहा था कि मुझे भी धमकियां दी गई। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे ऐसे वाकयात हैं जो हमारे यहाँ जो है एक पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, जो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता है, और उसको जो है, तो मैं यहाँ पे आपके सच टीवी की वसातत से मैं मुतल्लिका इदारों को मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि शोएब जट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और उनके साथ जो है जो लोग कर रहे हैं उनकी इंक्वायरी की जाए। जाहिर है हमारे इदारे देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं, उनको सब पता है।
आप जो जो मैसेज जहां से आ रहे हैं उसकी आईपी चेक करें, उसकी आईपी चेक करके सब पता चल जाएगा कौन दे रहे हैं ऐसे जो है मैसेजेस। लेकिन शोएब जट को तहफ़्फ़ुज़ भी देना चाहिए, शोएब जट की बातों से इख्तिलाफ करें लेकिन उनको इस किस्म की धमकियां नहीं देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम सबको एक एक आवाज होकर शोएब जट का साथ देना चाहिए, जो भी हो। शोएब जट की जगह अगर अरसलान आप हो यहाँ पे, हम आपका भी साथ देंगे, उन दुरुस्त बात। सबका साथ देंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। शोएब जट के साथ जो है मुकम्मल जो है उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और शोएब जट को मैं यकीन दिलाता हूँ, सुन रहे हैं मेरी बात, हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। चाहे आपकी बातों से, आपके आइडियाज़ से हमारा इख्तिलाफ हो, लेकिन इस सूरत हाल में हम सब आपके साथ हैं। ज़बरदस्त। मैं ज़ुबैर आपका व्यू चाहूँगा इस पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस चीज़ की कभी भी हिमायत तो नहीं की जा सकती कि किसी को धमकी दी जाए या किसी की फैमिली तक जो है वो थ्रेट दिया जाए, चाहे वो सहाफ़ी हो या एक आम इंसान हो, कभी भी इस चीज़ की हिमायत नहीं की जा सकती। जिस तरह शुएब जट ने बताया कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी फैमिली किस ट्रॉमा से गुज़र रही होगी, ये हम लोग एज़ अ जर्नलिस्ट जो है ये फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सहाफ़ी होना जो है वो कोई आइडियल जॉब तो है नहीं है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। जो सबूत हैं, जो एविडेंस हैं, वो तमाम लोगों के सामने हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी दिए हुए हैं। अगर वो कोई इस तरह की चीज़ खुद से ज़ाहिर करेंगे तो वो ज़ाहिर है जब तहकीकात होंगी तो उन चीज़ों में सामने आ जाएगा। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है कि हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों को जो विक्टिम है उसको ही ब्लेम किया जाता है। विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो बंद होनी चाहिए। कतई नज़र किसके साथ क्या हो रहा है, हमारी वो बात जो है उनकी बात करना हमें पसंद आ रही है या नहीं आ रही, उसके साथ किस तरीके से वाक़या हो रहा है और किस तरह उनको थ्रेट दिया जा रहा है, उनकी फैमिली इस वक़्त किस कर्ब से गुज़र रही होगी, इस चीज़ को हमें सेंसिटाइज़ करना होगा। ये मामला इतना सादा नहीं है कि एक बंदे को थ्रेट दी जा रही हैं, उनको टेलीफ़ोन कॉल उनको रिसीव हो रही हैं, उनको ये भी बताया जा रहा है कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे जो हैं वो किस वक़्त कहाँ से गुज़र रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है इस चीज़ को इतना लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वाक़यात हो जाते हैं तो फिर जिस तरह शुएब जट ने भी कहा कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उसके ऊपर एक्शन तो ले लेती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मामले को इतना लाइट लिया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि कतई नज़र के उनके ख्यालात क्या हैं, वो किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किन लोगों को उनकी बात पसंद आ रही है, किन को वो पसंद नहीं आ रही। अगर उनकी रिपोर्टिंग कोई खिलाफ कानून है तो उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थ्रेट्स देना, और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं वो थ्रेट्स देने वालों की जो हिमायत कर रहे हैं। मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर कुछ लोग ये हैं कि बदकिस्मती। जो धमकियां दे दी जा रही हैं उनकी हिमायत में आकर बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये हमारी सोसाइटी जो है वो इतनी गिर चुकी है कि अब कोई भी बात करना जो है वो ऐसा लगता है कि हम हवा में बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी इदारे हैं वो ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है किसी सहाफ़ी के साथ, और शुएब जट तो मुसलसल इस चीज़ का निशाना शिकार बन बने रहे हुए हैं, बहुत अरसे लेकिन से वो हो रहा है। मुसलसल ही इदारे जो हैं इस पर खामोश है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है। और एज़ अ जर्नलिस्ट हम, मेरा ख़्याल है कि हम इसकी मज़म्मत ही करते रहेंगे। हम हर बार हर वाक़ये की मज़म्मत ही कर सकते हैं, इससे आगे कोई नतीजा निकलता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। शोएब, अगर आप देखें, तमाम जर्नलिस्ट या जो हमारा पैनल, सारे लोग सीनियर लोग जो काम कर रहे हैं वो आपके साथ खड़े हैं भाई। कोई हमें इस चीज़ से बड़ी अजीब एक मुझे मामला हो गया शोएब। मैं थोड़ी सी इस चीज़ पे आता हूँ हैदर भाई, आपसे भी, ज़ुबैर से भी और शोएब से भी। एक हमने खबर दी शोएब, कोई भी खबर XYZ आपने दे दी, उस खबर से अगर तो वो गलत होती है तो भाई जिसके अगेंस्ट वो खबर है तो उसका काम है उस पर काम करे, जो मर्जी करे, उस पर वो कानूनी राय भी रखता है, सब कुछ रखता है। लेकिन इख्तलाफ राय होना ठीक है, मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ वो तब जब आपकी ओपिनियन आ रही हो, आपका कोई आर्टिकल आ रहा हो, आपका शो आ रहा हो, उसके अंदर सवालात हो, तो मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर। इख्तलाफ का भी एक पैराए होते हैं, हर चीज़ एक हद मुतय्यन है, उससे निकल कर कोई भी चीज़ ठीक नहीं रहती। ये तो बात बिल्कुल एक तरीका कार है। अब मुझे बताएं शोएब, सारी चीज़ों के बीच पुलिस का किरदार क्या है? आप गए ना, कल पुलिस भी गए थे, तो FIR क्यों नहीं काटी जा रही? क्या कह रहे हैं? ये जो ट्विटर वाला मामला है कि जी ट्विटर से जवाब आएगा तो हम कुछ करेंगे, जब तक जवाब आएगा तब तक बंदा इसी तरह टॉर्चर रहे, खुदा ना खास्ता कोई और मामला ना बढ़ जाए, तो क्या हम वेट करते रहें इस चीज़ का? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को, जैसे भाई ने कहा कि आइडियल जॉब नहीं है, और सहाफ़ियों को ज़्यादा जो है वो अहमियत इसलिए भी नहीं दी जाती कि वो खुद जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो समझते हैं कि सहाफ़ी उनके लिए भी हर्डल्स क्रिएट करते रहते हैं सच बोल बोल के। तो शायद वो भी ये चाहते हैं कि सहाफ़ी जो है वो खामोश हो जाएं। बट हमारा और आपका काम ही यही है। मैं आपको बताऊं कि
साइबर क्राइम FIA में एक बार नहीं गया, 3 से 4 मरतबा जा चुका हूँ, बाकायदा रिटन कंप्लेन वहां कर चुका हूँ और तमाम एविडेंसेस दे चुका हूँ, टेलीफोन नंबर्स दे चुका हूँ। उसके बावजूद ये कहना कि जी वो हमारे साथ सोशल मीडिया जो है यानी कि फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, लिहाजा हम इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकते कि आप जो है ना हमारे पास आए और आगे चले जाए। अब मामला ये है कि इसी पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कोई अगर जो है वो कुछ भी बोलता है तो उसकी नस्लों तक को जो है ना उखाड़ के लेकर आया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है, उनसे सब चीजें जो है वो जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट का नाम देते हैं वो सब कुछ करा लिया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जर्नलिस्टों के मामले में ऐसा नहीं होता। क्या जर्नलिस्ट इस माशरे का हिस्सा नहीं है? तो यकीनी तौर पे फिर ये चीजें जब सामने होती हैं और फिर हम देखते हैं कि पिछले चंद सालों में कई सहाफी जानों से गए, तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान में सहाफी की जिंदगी की कोई वक़्त नहीं है। सहाफी सच बोलता है और वो सच माशरे के लिए बोलता है। ये सच छुपाने का आप भी जानते हैं, बाकी हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं कि सच छुपाने की हमें कीमत मिल सकती है, बट हम सच दिखाते हैं अपनी जानों का नजराना पेश करके, और ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सही है। चलें शोएब, इंशाल्लाह ये चीज़ें तो हम बिल्कुल इसके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। सारे मामले में सारे लोग एक ज़बान हैं और हम समझते हैं कि यार ये चीज़ अब रुकनी चाहिए। और पहले तो हम देखते थे ना कि ये कन्वेंशनल सहाफ़त के अंदर यानी जो पॉलिटिकल है, करंट अफेयर्स है, उससे रिलेटेड लोगों के साथ तो ये होता था, राय रखने पर बड़ा अजाब हो जाता था। अब स्पोर्ट्स में भी ये चीज़ें कूद गई, मतलब जिस चीज़ का नाम ही स्पिरिट के साथ जुड़ा है कि आप दूसरे को मौका दें, दूसरे की बात सुने, तहम्मुल सीखें, कोई हारे तो उससे हाथ मिलाएं और कोई जीते तो उसको मुबारकबाद पेश करें, इसका नाम स्पोर्ट्स है। और हम उससे जुड़ी सहाफ़त करते हैं। अगर कोई ख़बर ऐसी है जो देनी है भाई, वो रुक नहीं सकती, देनी ही देनी है। तो आप अब शादाब की खबर हो, बाबर आजम की खबर हो, आपको नहीं पसंद आ रही, आप उससे इख्तलाफ कर लें, ख़त्म बात। आप ना सुने ना देखें वो ख़बर, लेकिन आप किसी की जान तक पहुंच जाएं ये मुमकिन नहीं है। चलें जी, ये तो एक मामला है, इस पर हम फिर इंशाल्लाह और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हैदर भाई सर आते हैं, ज़रा ऑडियो लीक तहलका मचा दिया ऑडियो लीक ने। मुझे तो ऐसा कोई तहलका नहीं लगा, ये चीज़ें तो पहले ही मीडिया पर शोएब जट का प्रोग्राम हुआ था और वो प्रोग्राम हम सब ने देखा था, आपने भी देखा था। उसमें ज़का अशरफ साहब तो बड़ा क्लियर बोल के गए थे और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। देखें, बोर्ड का ये इस्तेहकाक भी है, बोर्ड के पास ये राइट भी है, कैप्टन चेंज कर सकता है, कर दे, ठीक। और बाबर आजम के हवाले से हम टची हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब हैं कि यार बाबर आजम हमारा बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत बड़ा प्लेयर, लेकिन कैप्टनसी वाला मामला डिफरेंट है। और जिस तरह से ये तहलका वाली चीज़ निकल के बाहर आई हुई है, मुझे लगता है एक तो अनइथिकल भी और गैर ज़रूरी भी। इतना कोई मसला तो है नहीं, ये तो सारी चीज़ें ऑलरेडी उसके अंदर है, मीडिया पे तो ऑलरेडी आई हुई हैं। जी बिल्कुल, देखें मैंने ऑडियो सुनी, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, मुझे ऐसा नहीं आई है जिसमें आप कह सकें कोई गलत बात हो रही है। पहली बात तो ये ऑडियो रिकॉर्ड करना ये एक गैर अखलाकी अमल है, फिर उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे डालना या उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डालना है, उससे ज़्यादा गैर अखलाकी अमल है। हम जो पहले पॉलिटिशियंस के, सियासतदानों के जो होते हैं, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी गलत बात कर रहा है, आप उसको जो है आप उसको उसकी पनिशमेंट दें, उसको उसकी सज़ा दें। लेकिन ज़का अशरफ साहब की बात जो हो रही है जिस खातून से, उन्होंने तो सिर्फ सवालात पूछे और ज़का अशरफ साहब उनको जवाब देते जा रहे हैं, जी मैंने रिजवान से बात की थी, मैंने फिर ये किया था, मैंने वो किया था। तो उसमें कौन सी ऐसी गलत बात है? मुझे कोई ऐसी बात गलत नजर नहीं आती है। मेरा ज़का अशरफ साहब से इख्तलाफ है बहुत ज्यादा, उनकी जो पॉलिसीज है उनसे इख्तलाफ है, मैं उस पर तनकीद भी करता रहता हूँ, मजमून भी लिखता हूँ उनके खिलाफ, लेकिन ये तरीका जो है बिल्कुल नामुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये कल कुछ और ऐसी पर्सनल चीजें सामने लाएंगे। अब हम सब इंसान हैं, जो भी हैं, चाहे ज़का अशरफ हो, अरसलान आप हो, मैं हूँ, शोएब जट हो, जो भी हो, हम लोग की एक पर्सनल लाइफ होती है। कोई अगर उसको रिकॉर्ड करके सामने दुनिया के सामने लाए तो हमारे लिए ये तकलीफ की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिन साहब ने ये सोशल मीडिया पे उसको डाला है वो भी जर्नलिस्ट हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। आप एक अच्छी सोसाइटी को फरोग दें, आप एक बुरी सोसाइटी को फरोग मत दें। ऐसा करने से आप खुद अपनी कदरें खत्म कर रहे हैं, खुद अपने माशरे को मजीद आप खराब कर रहे हैं। अच्छा हैदर भाई, मैं चाहूँगा इस पर आपसे एक बात, फिर ब्रेक के बाद मैं जुबैर का व्यू और शोएब का लूँगा। यार ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में तो कम से कम ये गंदगी ना भरे, मेरी ये रिक्वेस्ट है। सब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में ये लीक वीक इस तरह की गंदगी ना भरे, खबर दें, खुल के खबर दें, आपके पास राइट है, आप खबर दें और अपने पास रखें उसका सबूत। जब कोई मांगे तो उसको दे दें कि यार मेरे पास ये सबूत मौजूद है, ये खबर है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, जुबैर से भी, शोएब जट से भी इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बैक जी। अच्छा जुबैर,
जिस पर हम बात कर रहे हैं, वीडियो लीक, तहलका, मैं मतलब अगर पर्सनली देखूं और आपने देखा, आप अपना व्यू रखते हैं, मैंने बड़ा थॉरो जायज़ा लिया रिजवान के हवाले से जो बात हुई है बाबर आजम के, तो बाबर आजम को तो उन्होंने यही ऑप्शन दिया था। बाबर ने खुद भी बताया कि उन्होंने कहा था कि जी आप कैप्टन रहें टेस्ट टीम के, तो बाबर ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। फिर नहीं, वह बाबर की मर्जी, वो नहीं रहना चाहता, ठीक है। और हम भी समझते हैं कि बाबर को कप्तानी से ज़्यादा निकल के खेलना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, मुल्क के लिए और क्रिकेट के लिए। तो यही इसमें क्या नया है? अच्छा अरसलान भाई, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी जो ऑडियो लीक हुई है उसमें कोई नई चीज सामने तो नहीं आई, लेकिन एक चीज जो उस ऑडियो लीक के बाद मंजर आम पर आई है, वो ये है कि एक सारी चीजें जो हैं वो इज्यूम की जा रही हैं। जिस तरह उन्होंने बाबर आजम का हवाला दिया कि जब मैंने उनको ये कहा कि आप जो रेड बॉल क्रिकेट है, जो टेस्ट क्रिकेट है, उसमें कप्तानी जो है वो बरकरार रखें और बाकी जो है वो वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में कप्तानी छोड़ दें, तो उन्होंने कहा जी मैं जो है वो इस पर सोच विचार करके गौर करके आपको बताता हूं। और फिर वो गए और उन्होंने तला से बात की। हालांकि बाबर ने उनको ये बताया था कि मैं फैमिली से बात करके आपको बताता हूं, और मेरे भी जो जराए हैं वो ये बता रहे थे जब वो उनकी बात हो रही थी, तो उससे पहले भी हम ये चीज, मैं एक खबर भी रिपोर्ट कर चुका था कि उनके वालिद के साथ उनका मशवरा हुआ था। और ये रमीज राजा ने अपने वीलॉग में भी बताया कि जब वर्ल्ड कप के दौरान वो इस बात पर गौर शुरू कर चुके थे कि उन्होंने कप्तानी छोड़नी है या उन्होंने कप्तानी बरकरार रखनी है। तो ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो उनके एजेंट हैं उनके साथ बात की जाएगी। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान का भी वो यही हवाला दे रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को भी कप्तान इसलिए नहीं बनाया गया कि तला जो है वो उनके एजेंट है, जो साया कॉर्पोरेशन है उनके एजेंट है, और ये सारी जो है उन्होंने 8 प्लेयर्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है। फिर शाहीन शाह अफरीदी का उन्होंने कप्तान बनाया। शाहीन शाह अफरीदी को भी जो साया कॉर्पोरेशन है वही डील करते हैं, वही उनके जो एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वो भी शाहीन शाह अफरीदी को भी वही एजेंट जो है वो डील कर रहे थे, तो फिर शाहीन को क्यों कप्तान बनाया गया? तो ये सारे मामला है कि एज्यूम किया गया है कि जो तला है वो पूरे एक टीम में ग्रुपिंग बनाई जा रही है। और इससे पहले इंजमामुल हक का भी जब उनको चीफ सेलेक्टर के ओहदे से हटाया गया तो तब भी यही जो है मौकफ अपनाया गया था कि तला और वो जो है मिलकर एक फर्म जो है वो चला रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ, इंजमामुल हक के खिलाफ जो एक इंक्वायरी कमेटी उन्होंने बनाई थी, इंक्वायरी कमीशन बनाया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उस कमेटी की अब तक क्या रिपोर्ट सामने आई है? वो तो 7 दिन दिए गए थे, 7 दिन के बाद मेरे ख्याल से 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो चीज पब्लिक क्यों नहीं की गई? ये सारी चीजें एक एज्यूम करके, एक एजम्पशन के तौर पर क्रिएट करने के बाद अगर आप फैसले ले रहे हैं तो फिर आपके फैसले जो हैं वो दुरुस्त नहीं होंगे। और ये एक और चीज भी इसमें है कि ये कौन लोग हैं जो ज़का अशरफ को ये बता रहे हैं कि ये जो तला है उन्होंने एक प्लेयर्स का जो है वो एसोसिएशन बनाई हुई है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, 8 खिलाड़ी हैं जो उनसे तला के कहने के ऊपर जो है वो सफेद को काला और काले को सफेद कहने लग जाते हैं। ये एग्जम्पशन कैसे उन्होंने क्रिएट कर लिया? ये कैसे उन्होंने एज्यूम कर लिया? क्या उनके पास कोई सबूत है इस चीज का? क्या कोई तहकीकात उन्होंने करवाई है? या फिर वो कान के इतने कच्चे हैं कि उनके कान में अगर मैं कोई बात डाल दूं तो वो उसकी, अगर वो समझते हैं कि यार ये बात ये ठीक कर रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या कोई और बात उनके कान में डाल ले। तो इस तरह तो अगर आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं तो फिर आपको तो तहकीकात के साथ बात करनी चाहिए, आपके पास सॉलिड कोई प्रूफ होना चाहिए। क्या तला एहतशाम के खिलाफ या साया कॉर्पोरेशन के खिलाफ या उन 8 प्लेयर्स के खिलाफ कोई सबूत अभी तक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी को मिला है जो इतने खुलकर वो बात कर रहे हैं? तो पब्लिक में भी लाएं, मीडिया को भी बताएं कि इनके खिलाफ ये सबूत है। इंजमामुल हक के खिलाफ आपने इंक्वायरी कमेटी बिठाई, उसकी अभी तक नताइज क्यों नहीं सामने आए? वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बिल्कुल अग्री इस बात से, ये बड़ी एक सही जर्नलिस्टिक अप्रोच वाली बात है। और शुएब, इसी पर आपका व्यू भी चाहिए मुझे। एक तो ऑडियो लीक, मुझे खैर उसमें कोई नई बात नहीं लगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सारी बातें ऑलरेडी मीडिया पर थी। जो बात जुबैर कर रहे हैं वो बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने ज़का अशरफ का इंटरव्यू किया था और उस पर फिर एक क्लिप हमने चलाया था चैट का, और उसके बाद एक तूफान बदतमीजी मच गया था। और मैंने उस पर क्योंकि कॉन्सेंट नहीं लिए थे दोनों फ्रीकैन के, तो मैंने उससे ऑन एयर माफी भी मांगी थी। बहुत अच्छी बात, ठीक है ना, कि ये गलत हो गया था मुझसे, बहुत अच्छी ठीक है। लेकिन वो जिससे रिलेट बातचीत थी वो खुद वो दे रहा है, और उसका वीडियो क्लिप हमारे टीवी चैनल पे चला था कि वो कह रहे हैं कि जी ज़का अशरफ साहब के ये आप चैट चला दें, ठीक है, जो व्हाट्सएप चैट थी।
सही है, तो 3 फ्री कैन थे, एक फ्रीक ने कहा तो वो मैंने चला दी, 2 से मुझे कंसेंट लेना चाहिए था, मैंने उससे माजरत कर ली। तो उस टाइम बड़ा एक तूफान मच गया कि अनएथिकल, और बहुत सारे जो लोग आज तुरमखान बन रहे हैं वो भी उस टाइम ये नारा बुलंद कर रहे थे कि अनएथिकल। अब एथिक्स कहाँ गए? अब आ जाए दूसरी बात पे। देखिए, मैं जुबैर की बात से इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है। इंजमामुल हक को चीफ सेलेक्टरशिप इसलिए छोड़नी पड़ी कि वो याजो कंपनी में पार्टनर थे, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था कि क्योंकि वो एक अथॉरिटी थे जिन्होंने लड़कों को सिलेक्ट करना था। ठीक है, अच्छा, उसके 2 और पार्टनर थे। ठीक है, एक पार्टनर उसमें मोहम्मद रिजवान भी थे, एक पार्टनर उसमें तलहा भी थे, जिनका अगर वो ऑडियो सच्ची है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सच्ची है झूठी है, तो अगर मान लेते हैं कि वो सच्ची है तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ कि एक फरीक वो भी थे और एक फरीक रिजवान भी थे। अगर एक फरीक चीफ सिलेक्टर को अपने ओहदे को छोड़ना पड़ता है इंक्वायरी से बचने के लिए, तो उसके बाद दूसरा फरीक जो उस कंपनी में शामिल है, मैं याजो कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद रिजवान है, उसको कप्तान कैसे बनाया जा सकता था? इसका जवाब क्या कोई देगा? क्योंकि ये कप्तान उन्हीं दिनों में बना है, ये कप्तान आजकल में नहीं बना। ठीक है ना, शाहीन अफरीदी का ऐलान उन्हीं दिनों में हुआ था जिन दिनों में ये सारा एपिसोड चल रहा था। तो अगर रिजवान को उन दिनों में कप्तान बना दिया जाता तो फिर यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता कि एक को चीफ सेलेक्टरशिप का ओहदा छोड़ना पड़ गया और उसी कंपनी के पार्टनर को आपने कप्तान बना दिया, और कप्तान की ये से होती है कि कौन सा खिलाड़ी टीम में होना चाहिए और किसको वो प्लेइंग 11 में मैदान में उतारेगा। तो फिर तो ये वही नाला नेक्सस वहीं पे रह जाता। तो इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसके पीछे ये लॉजिक थी कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं बनाया गया, पहली बात। अब अगर हम आ जाएं, हम ये बात कर लें कि ज़का अशरफ की जो ऑडियो है वो क्या है, वो जो मैंने सुनी है उसके मुताबिक तो वो कोई निजी है, क्योंकि वो एक वालिद की और एक बेटी की बातचीत है और कोई तीसरा या चौथा बंदा उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो यकीनी तौर पे दोनों का कंसेंट नहीं शामिल होगा उसमें। ठीक है, तो मुझे अच्छा उनकी जो बातें हैं वो एक भी बात ऐसी नहीं है जो नहीं हो, वो बातें या तो मेरे इंटरव्यूज में या किसी और के इंटरव्यूज में या किसी प्रेस ब्रीफिंग में वो कर चुके हैं, ज्यादा हो चुकी है। वही ना, अगर आप एक SMS चैट जो लीक हुई थी, जिसको लीक का नाम दिया जा रहा है, मैं तो उसको लीक नहीं कहूंगा, मुझे दी गई थी, मैंने चलाई थी, उसमें वो कह रहे हैं कि जी नहीं मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ एक जुमला है। ठीक है ना, अगर वो इतना अनएथिकल था कि वो नारे बुलंद किए जा रहे थे कि शोएब जट के खिलाफ केस किया जाए, ये किया जाए, इसको सैक कर दिया जाए, तो अब तो पूरी एक निजी ऑडियो है जिसमें एक बाप अपनी बेटी से महवे गुफ्तगू है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट बात हुई ना। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि बात क्या हो रही है, लेकिन बात एक बाप बेटी के दौरान अगर हो रही है तो उन दोनों का कंसेंट तो नहीं है, अगर वो ओरिजिनल वीडियो ऑडियो है। तो ये हमें समझने की जरूरत है, और लॉजिक मैंने आपको बता दी कि रिजवान की इसलिए जो है वो कैप्टनशिप नहीं हो सकी क्योंकि वो यादव कंपनी में वो थे, पार्टनर थे। हाँ, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि 7 दिन के अंदर उस रिपोर्ट को सामने आना था, वो क्यों नहीं आई, तो मैं आपको अपने जराये से बता दूं। क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर में ये बात हुई है कि इंजमामुल हक ने चीफ सेलेक्टरशिप से जब स्टेप डाउन ही कर दिया, जब वो उनके पार्ट वो आएंगे ही नहीं, तो फिर मैं ये आपकी बात बिल्कुल सही है शोएब, इसको मैं सेकंड इसलिए करूंगा, मैंने ये सवाल पूछ चुका हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा है और ऑफिशियली पूछा है, इसलिए बता रहा हूं। मैंने पूछा था कि भाई क्यों नहीं आई, तो मुझे वहां से बताया गया कि भाई वो तो छोड़ गए, उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ था, हमने मान लिया। अगर इससे ज्यादा का हम उस पर कोई कदगन लगाते तो क्या लगाते, हमने उन्हें हटाना ही था ना, तो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। तो मैंने कहा उसके बावजूद आपको वो रिपोर्ट देनी चाहिए, एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि हाँ भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का वो था, और उन्होंने कंपनी बनाई थी जो डिक्लेयर नहीं की थी, वो अनडिक्लेयर्ड कंपनी की वजह से हमने, चूंकि आपने जब कहीं जॉब करनी होती है तो बताना होता है ना यार ये है और मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, तो वो तो लाजमी बताना होता है। तो ये बात है शोएब, ये बात सही है आप नहीं। देखिए अरशद, इसमें एक बात समझने की जरूरत है, ये सिर्फ इस हद तक इतना सादा मामला नहीं है कि एक कंपनी थी जो बताया नहीं। मामला ये है कि 3 लोगों का नाम, जिनका बार बार नाम आ रहा है, एक का नाम आ रहा है कि उसने 7-8 लोगों का, हालांकि उसका काफी प्लेयर्स है, लेकिन 7-8 लड़के उनके हर टाइम टीम में होते हैं। बिल्कुल सही है, फिर वो घूम फिर के ही आते रहते हैं, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो चाहे उनकी परफॉर्मेंस ना हो। और इत्तेफाक ये देखें कि सोशल मीडिया पे जितना तूफान बदतमीजी मचता है, उनका ताल्लुक भी उन्हीं के लड़कों से होता है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में पेड ट्रॉलर्स जो है उनकी खिदमत ली जाती हैं। और मैं एक बात बताऊं, जो मेरे साथ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के लोग उसमें शामिल हैं जो पैसे देके मेरे खिलाफ कंपेन चलवाते हैं। और इस बात से मुझे ज्यादा परेशानी लायक हो जाती है कि अगर पैसे देके मुझे धमकियां दिलवाई जा सकती हैं, तो थोड़े से पैसों की तादाद बढ़ा के मुझे क्यों नहीं मरवाया जा सकता। और पाकिस्तान में उजरती कातिल आपको जगह जगह मिलते हैं जो 10,000 से लेके लाख रुपए तक लेके किसी को भी गन डाउन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बात बहुत खतरनाक है, बिल्कुल अग्री हूँ, इस बात से कोई दो राय नहीं है।
हैदर भाई आपकी राय चाहिए मुझे अब इस पे इस वीडियो पे पे। अरसलान भाई मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपकी जी इजाजत से। जी प्लीज। देखें, ये मौकफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अभी शुएब भाई भी बता रहे थे, आपने भी जिक्र किया, हमारी भी उनसे यही बात हुई, तो ये मौकफ उनका तो इस हद तक तो ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अब इंजमामुल हक जो है वो खुद रिजाइन कर चुके हैं, तो अब उससे मजीद फर्दर क्या करें। देखें, ये मामला इतना सादा नहीं है। जिस तरह शुएब जट ने भी अभी ये कहा कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं और ये मुबैना तौर पर इन्वॉल्व हैं। इसकी तहकीकात होना इसलिए भी जरूरी है कि अगर एक आपका इतने अहम जो प्लेयर्स हैं वो अगर पूरी कंपनी जो है वो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है, तो क्या उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कंपनी एजेंट हायर कर रही है, क्या उनको अपने प्लेयर्स को ये रोका है कि इस कंपनी के साथ आप अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें, या सिर्फ आपने इंजमामुल हक को का इस्तीफा मंजूर हुआ और उसके बाद सारी वेरी गुड बात जो है वो मामला दबा दिया, उसके ऊपर तो आपने एक तरह से मिट्टी डाल दी। वेरी गुड अगर क्वेश्चन। इस इंक्वायरी अगर ये होती, इसकी तहकीकात होती, उसमें पब्लिक होता, तो अगर मोहम्मद रिजवान जो है वो उसमें अगर कल्प्रिट साबित होते हैं तो उनके खिलाफ क्या आपने कार्रवाई की है, या दीगर जो प्लेयर है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, या आपने साया कॉर्पोरेशन या याजो कंपनी है उसको जो अपने प्लेयर्स हैं उनको रोका है कि इनके साथ जो है वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट ना करें। वो बिल्कुल तो भी। अभी भी तमाम जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। तो ये सारी अच्छा चीजें जो है वो दूसरा अंडर द आपने बहुत कारपेट अच्छे करने से तो वैलिड कुछ भी सवाल नहीं है हो जुबैर, जाता। बड़े इन चीजों को पब्लिक करना होगी। बिल्कुल वैलिड सवाल है, बिल्कुल ठीक है। ये एंड पीसीबी का है, पीसीबी से मैं बिल्कुल एक इंशाल्लाह प्रोग्राम रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैम आलिया से बात करें और आलिया रशीद से कहते हैं कि इन चीज़ों पर आके आप जवाब दें, क्योंकि ये बनता भी है। मैं उनसे बिल्कुल इस पर रिक्वेस्ट भी करूँगा और ऑन स्क्रीन भी कर रहा हूँ। दूसरा ये जुबैर और शुएब जट और हैदर भाई कि इंजमामुल हक साहब को भी इस वक्त ये ज़रूरत थी कि इस पर जोर डालते, अगर तो उनकी किसी किस्म की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जोर डालते कि भाई करें तहकीकात, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, मुझे अपना नाम क्लियर चाहिए। पहले ही वो एक जस्टिस के यूम की रिपोर्ट में उनको जुर्माना हुआ है, तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो क्यों अब बार बार फंसूं इन चीज़ों में, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो भी खामोश होकर बैठ गए और पहले ही इस्तीफा दे के चले गए और उन्होंने मुलाकात भी करना। जी हैदर भाई। अरसलान, में एक बात कहूं, इसके अलावा एक और बात है। पाकिस्तान के कानून की हैसियत से के हिसाब से हर पाकिस्तानी अगर वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसको एफबीआर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अपने टैक्स नंबर के साथ उसको उसकी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। क्या इंजमामुल हक ने वो डिटेल्स दी हैं? क्या रिजवान ने वो डिटेल्स दी हैं सारी यहाँ पे पाकिस्तान में? ये तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइम है कि आप एक कंपनी पैरेलल चला रहे थे। और ये मैं आपको बताऊं, ये कंपनियां बनती क्यों है? ये बनती इसलिए है ताकि इसके जरिए खिलाड़ियों को घेरा जाए और ज्यादा उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट कराए जाते हैं, उसमें अपना कमीशन लिया जाता है। ये पूरा एक रैकेट काम कर रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये पीसीबी का ये कहना है कि जी वो रिजाइन करके चले गए, हमने खत्म कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब है खुदा ना खास्ता कोई आदमी कल किसी को कत्ल करे और अगर वो जो है वो कहे कि जी मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूं, तो क्या केस खत्म हो जाएगा? नहीं, ये पीसीबी ने इसको बहुत सॉफ्ट लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे पीसीबी ने जो है ज़का अशरफ साहब ने इसको थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश की है। वो किसी बड़े मसले में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंजमामुल हक जो है एक बड़ी फिगर है पाकिस्तान की, तो ये मामला आगे जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामला आगे जाना चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। रिजवान से पूछना चाहिए कि आप जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट करके क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कैसे एक कंपनी की डायरेक्टरशिप ले रहे हैं वहां पे जाके इंग्लैंड में? आप प्लेयर हैं, आप यहाँ पे, और फिर आपने क्या एफबीआर को इन्फॉर्म किया है, आपने उसका टैक्स लेकिन लिया इससे है ज़्यादा बड़ी बात पता है क्या है हैदर भाई? मैं आपकी सारों की बात से अग्री, शुएब की भी, आपकी भी, जुबैर की भी। और जुबैर के सवाल बहुत अच्छे, बहुत वैलिड हैं, बल्कि बहुत ज़बरदस्त सवाल हैं। मैं एक चीज़ सिर्फ है, एक तो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स जो होते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आप किसी ओहदे पर बैठे हो हुकूमती, डिक्लेयर्ड एसेट्स ज़रूरी हैं। अनडिक्लेयर्ड एसेट आपके लिए वैसे ही ख़तरा होते हैं। हैदर भाई क्या कहते हैं? चले हैदर भाई ज़रा ज्वाइन करते हैं ना, जब तक उनकी कनेक्टिविटी होती है। तो मैं ज़रा शुएब से, शुएब इस पर जुबैर के सवाल बहुत वैलिड है। मैं जुबैर आता हूँ आपके पास, आपकी पूरी बात दोबारा इस पर लिखता हूँ। जी शुएब, मैं चाहूँगा अच्छे सवाल कि ये तो पीसीबी के एंड से है कि पीसीबी को भी अपने आप को क्लियर, और मैं तो समझता हूँ इंजमामुल हक साहब क्यों खामोश हैं भाई? अगर आप क्लियर हैं तो बोलें, निकलें बाहर, कहें भाई मुझे तो फ़ौरन इंक्वायरी चाहिए, मेरा पहले ही मुसीबत पड़ी हुई है, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट की तहलका मचा हुआ है, हर बार उसका जिक्र हो जाता है, तो मुझे तो इसमें अपना नाम क्लियर चाहिए।
देखिए, इंजमामुल हक की अगर उन दिनों की स्टेटमेंट्स देखें जिन दिनों ये सारा मामला हुआ था, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी ज़का अशरफ ने मेरे ही इंटरव्यू में कहा था, जब मैंने उनसे सवाल किया था कि ऐसी एक कंपनी है जी और ऐसे उस पे लोग हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारी नॉलेज में आ गया और हम इस पे कल ही, मतलब मैंने ये इंटरव्यू संडे को ऑन एयर हुआ था, उन्होंने कहा था कि कल ही हम जी इनको बिल्कुल, मुझे बुलाएंगे याद है। और इस पर बातचीत करेंगे। तो वो बुलाया था उनको, लेकिन इंजमामुल हक को उसमें अपनी तौहीन साबित जो है वो हाँ लगी जी, वो गए कि मैं नहीं। किसी को जवाब दे क्यों, और उन्होंने स्टेप डाउन वहां पे कर लिया। उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स पे जब वो बैठे तो वो ये बारहा कहते रहे कि जी मुझे बुलाते क्यों नहीं है, मुझे बुलाते क्यों नहीं है। क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था कि ये बुला के हमने खाली पूछना थोड़ी है, हम वो चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। जाहिर है अगर इंग्लैंड में एक कंपनी है तो हम इंग्लैंड से वो सारा डेटा मंगवा रहे हैं, हम पाकिस्तान की अथॉरिटीज जो कंसर्न उनसे उनकी जिनकी स्पेशलाइजेशन इसमें होती है उनसे उनकी खिदमात ले रहे हैं। तो इस सारे काम को करके हम जो है कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे, और इस पे वो काम कर भी रहे थे। इस पे जब वो काम कर रहे थे तो उसके बाद इंजमामुल हक ने जो है वो अपने इस्तीफा वो करवा दिया और फिर उस इस्तीफे को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो मैं नहीं कह रहा कि क्रिकेट बोर्ड ने मुझे ऐसा कहा है, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है शायद ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आप जो है वो इस मामले को Well said. मट्टी डालने वाला मामला हो जाए, कि ये अंडर दी कारपेट जिसको कहा जाता है कि ये मामला अंडर दी कारपेट चला जाए। तो वक्ती तौर पर तो ये अंडर दी कारपेट चला गया है, लेकिन ऐसी चीजें वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। मैं ऑल्दो के जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट को समझता हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इंतहाई बददियानती पर मुबनी रिपोर्ट थी और बहुत ज्यादती की गई उसमें हमारे ग्रेड्स के खिलाफ, क्योंकि उस पूरी रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो वो सब है उसने कहा जी, उसे फैक्ट लगा, फाइंडिंग में उसको लगा। उसके फैक्ट फाइंडिंग में कोई सबूत नहीं है। कोई कुछ नहीं है। जी, और मैंने उसके पढ़ी ऊपर है। हमने अपने लेजेंड को जो है वो 3 दहाइयों से जो है वो एक तमाशा बना के रखा है, और जिस शख्स की इमा पे किया गया उस शख्स को उस रिपोर्ट में पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन को झूठा डिक्लेयर करार दिया गया है। उसमें कहा गया है कि इन्होंने टेम्पर्ड करके जो है वो ऑडियो जो है वो दी गई है। तो जिसे झूठा रिपोर्ट में कहा गया, जिसको आपको पता होगा उनका करियर भी एक झूठ में खत्म हुआ, वो आज पाकिस्तान में सच्चाई के अलंबरदार बने हुए हैं। और वो ग्रेड जिनकी मरहूने मिन्नत पाकिस्तान को बेशुमार कामयाबियां हैं, उन बेचारों को जो है वो दाग लेके लेके जगह जगह घूमना पड़ रहा है। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि इसमें इंजमामुल हक को स्टैंड लेना चाहिए, उनको कहना चाहिए आप इंक्वायरी करें और इसको मुकम्मल करें और मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सारा मामला जिस तरह हैदर भाई भी अभी कह रहे थे कि ये लगता है कि मुकमुका हुआ है, और ये ज़का अशरफ साहब जो हैं उन्होंने जाहिर है जब ये इशू उन्होंने टेकअप किया था तो ये इतना सादा इशू नहीं है। ये इसके ऊपर पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स थे वो एकदम से उन्होंने ज़का अशरफ के ऊपर एक अटैक शुरू कर दिया था। आपको पता है कि मीडिया चैनल्स पर बैठकर, मीडिया हाउसेस पर, वो जो टीवी प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वो इस वक्त उसकी तहकीकात की तरफ जा रहे थे। देखें, बेनिफिट ऑफ द डाउट हम इंजमामुल हक को भी देंगे और बेनिफिट ऑफ द डाउट हम ज़का अशरफ को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हकीकत क्या है। एक तरफ से इल्जाम है, दूसरी तरफ से अपना दिफा है। इंजमामुल हक का जो मौकफ है ना, जो बाद में वो इल्जाम तराशी कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर, तो वो इल्जाम तराशी उसकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि जब आप ओहदा लेते हैं, जब आप जॉब लेते हैं तो उस वक्त आपको सब अच्छा नजर आ रहा होता है, लेकिन जब आपको हटा दिया जाता है तो आप जातियात के ऊपर उतर आते हैं। तो उनकी बात भी हम 100% जो है वो उनको भी दुरुस्त नहीं मान रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर सच्चा है तो इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। जिस तरह हैदर भाई ने भी ये कहा कि ये एक पूरा रैकेट होता है, तो उस रैकेट को अनर्थ करना चाहिए। प्रेशर इतना ज्यादा आ गया था इस सारे मामले के ऊपर, और आपको पता है ना, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स वो तो जब एक किसी के ऊपर बात होती है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसीलिए कप्तानी के मामले के ऊपर भी वो सारे इकट्ठे हो गए, और उसके बाद जो है बिल्कुल आपको नजर आएगा मुकम्मल तौर पर खामोशी है, कोई बात नहीं करेगा इसके ऊपर अब। एक छोटा सा ब्रेक से आते हैं जरा ऑस्ट्रेलिया सीरीज और बॉक्सिंग डे टेस्ट। पहले हम हारने की बहुत सारी वजूहत, उस पर मोहम्मद हफीज़ जब खुद टेलीविजन पर बैठते थे तो कहते थे कि डायरेक्टर क्रिकेट कर क्या रहा है, कोच कर क्या रहा है, मुझे तो इंटेंट नज़र नहीं आ रही, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। अब वो कहते हैं ऑप्शंस बड़े हैं लेकिन हम एक टेस्ट पर फैसला नहीं कर सकते। ये एक टेस्ट नहीं है भाई, 16 टेस्ट हैं जिसमें हम लॉस 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 का एक टीका लगा कर आ रहे हैं। 95 में लास्ट टेस्ट मैच आपने एक जीता था, सीरीज तो आपने जीती नहीं थी, टेस्ट मैच आपने जीता, उसके बाद हम ऐसे ही बैठे हैं तब से अब तक। तो कब जीतना है भाई, कैसे जीतना है? और हमारे जो स्टार बॉलर, स्टार बैटर्स हैं, सारों की बात कर रहा हूँ, 1 to ऑल, सारे, अब्दुल्ला शफीक से लेके नीचे तक हमारे लास्ट बॉलर तक, हम सब पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और इस पर भी बात करेंगे, दौरे न्यूजीलैंड की पॉसिबिलिटीज़ पर भी बात करेंगे। बैक जी, अब ज़रा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर और
तमाम तर चीज़ें उस पर करेंगे बात। हैदर भाई, शोएब जट, ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर भाई, आपसे ज़रा बात इसलिए कि ज़रा बीच में आपकी डिसकनेक्टिविटी हो गई, मुझे तो खुशी हुई। देखें जर्मनी में भी होती है डिसकनेक्टिविटी, हैं, हम ऐसे ही पाकिस्तान को कहते हैं। हैदर भाई, हमने मैच तो हारा, लेकिन यार 89 पे आउट होना ना मुझे बड़ा दुख हुआ। और हमारे सारे वो खिलाड़ी खेल रहे थे जो मेरा ख्याल है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन थे। स्कोर तो हमने खैर काफ़ी बनवा दिया, उसकी तो बात ही करेंगे बाद में, लेकिन हमारे बैटर्स में थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट की बड़ी कमी लगी। मुझे तो ये भी लगा कि रिजवान को बतौर विकेट कीपर खिलाते और सरफराज को बतौर बैटर खिला लेते तो बेहतर होता। एक स्पिनर के साथ जाते, 4 के 4 पेसर्स के साथ जाना, ये आइडिया को मुझे समझ में नहीं आया। वहाँ पर ये भारी भरकम आपका कोचिंग और जो बाकी मैनेजमेंट स्टाफ है वो 16 लोगों पर गया, 18 प्लेयर और 16 वो तो डॉक्टर नहीं गया वरना 17 हो जाते। तो क्या सोच है जी? देखिए, फाइटिंग स्पिरिट से ज्यादा जो अहम चीज है वो टेक्निकल स्किल है। मैंने ये टूर शुरू होने से पहले भी लिखा था और कई जगह बात भी की इस बात पे कि ऑस्ट्रेलिया में आप फ्रंट फुट पे नहीं खेल सकते हैं, आपको बैक फुट पे स्ट्रांग होना पड़ता है। हमारे पाकिस्तानी बैटर्स में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो बैक फुट पे खेल सकता हो एतमाद से, और ना ही उनको आदत है वो ज्यादा फ्रंट फुट। और पर्थ में भी यही हुआ, आप देखें सारी विकेटें जो गिरी हैं वो फ्रंट फुट पे जाके खेल रहे हैं, और वहां पे वो लेंथ को जो है वो वेरी होता है। लेंथ जब वेरी होता है आप फ्रंट फुट पे नहीं खेल पाते हैं। पाकिस्तान के जो पुराने बैटर्स थे, जहीर अब्बास थे, जावेद मियांदाद थे, वसीम हसन राजा थे, ये आप देखें इनकी बैटिंग के सईद अनवर थे, ये सब बैक फुट पे ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं। बल्कि जहीर भाई तो ये कहते थे, मैंने जहीर भाई से पूछा था, मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने खड़े होने का अंदाज ही बदल लेता था, अपनी कमर को थोड़ा सा सीधा रखता था। जी। तो हमारी टेक्निकल स्किल में इस वक्त बहुत फ्लॉज हैं, बहुत ज्यादा खराबी है। हमारे बैटर्स ने सेंचुरी हमारी श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़े बड़े, और वो फिर नंबर 1 रैंकिंग में आ गए। और जब बड़ी टीम सामने आती है तो सारी चीजें कलई की तरह खुल जाती हैं। दूसरी बात ये, बॉलिंग में आपने बात की, बॉलिंग में बिल्कुल गलत चॉइस थी। फहीम अशरफ कहीं भी फिट नहीं होते थे, जबरदस्ती सर उनको नहीं, फिट किया गया। हैदर भाई नहीं, यूं नहीं हालांकि करें। हैदर भाई यूं नहीं, खाली फ़हीम अशरफ नहीं, सर फ़हीम अशरफ प्लीज। चले सर भाई, चलिए सर। उन्होंने ना ड्रॉप होना है ना टीम से जाना है, और जब टीम में लैंड करना है, जैसे शान मसूद बेचारे हाँ, आएंगे तो या तो वाइस उनको कैप्टन देखिए, बनेंगे या उन्होंने कैप्टन, तो वो भी खेलेंगे। दोनों इनिंग में 8 रन किए, एग्जैक्टली 8 रन किए, 1 विकेट मिली है उनको। और मैं आपको एक बात बता दूं, अरसलान और मेरे दूसरे पैनलिस्ट शोएब जट भी सुन रहे हैं, जुबैर भी सुन रहे हैं, ये पाकिस्तानी बॉलर्स को जो विकेटें मिली हैं, दे शुड बी थैंकफुल टू ऑस्ट्रेलियन बैटर्स कि वो मारने आ गए थे। बस मारो जैसे भी है, वो जो है उस चक्कर में आउट हुए। अगर उन्होंने पाकिस्तान या इमामुल हक वाली क्रिकेट खेलनी थी ना तो पाकिस्तानी बॉलर्स को 1 विकेट नहीं मिलनी थी यहाँ पे, एक भी विकेट। शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल नाकाम हुए। वो शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको समझ ही नहीं आ रहा है बॉलिंग कहाँ पे करें। खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की है, मैं मानता हूँ, आमिर एक्सेप्ट ने करता अच्छी हूँ। की। आमिर जमाल लकी, विकेट मिल गई। अदरवाइज पाकिस्तान सिर्फ बैटिंग में नहीं फेल हुई है, असल में बॉलिंग में फेल हुई है। हमने 4 मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, चारों बॉलिंग से जीते हैं। 1 इमरान खान ने जीता है, 2 वसीम अकरम ने, 1 मुश्ताक अहमद ने, और 1 सरफराज ने। ठीक है ना, 1 सरफराज, 1 इमरान, 1 वसीम और 1 मुश्ताक। 4 के अलावा पाकिस्तानी बैटर्स ने आज तक कुछ नहीं जीता है वहां पे। लेकिन हमारी बॉलिंग टोटली फेल हुई है, हमारी बॉलिंग किसी लेवल की नहीं है। और थोड़ा बहुत जो अब बड़े खुश हैं कि सेकंड इनिंग में उस्मान ख्वाजा ने 200 बॉलें खेलनी। देखें उस्मान ख्वाजा का स्टाइल ही है, वो जहां भी खेलता है ऐसे ही खेलता है। वो पाकिस्तान आके भी, कराची में भी ये इसी तरह खेल रहा था। तो लेकिन हमारी बॉलिंग भी फेल है, बैटिंग भी फेल है, कोई आइडिया नहीं है किसी के पास। कोचेस वो हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है किसको रखना है। और शान मसूद बेचारे को कुर्बानी का बकरा बना दिया इस सीरीज में। हालांकि ऐसे मौकों में जब टीमें जाती हैं लोग कप्तानी छोड़ के भाग जाते हैं। मेरे ख्याल से बाबर आजम ने जाके दादा दरबार में 10 दफा जो है शुक्रिया अदा किया होगा कि मैं कप्तानी से बच गया, वरना बाबर आजम के कैरियर में 3 नेगेटिविटी शामिल हो जाती। तो टीम का कोई हाल नहीं है, कोई उसमें कोई काम नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसका हाल तो यही होना है फिर। अरसलान क्या कहते हैं शोएब? मैं तो यार मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब हम मैच हारे। मैं तो 89 वाली पोजीशन तो नहीं समझता था यार, कम अज कम। देखिए मामला ये है कि अगर आप पाकिस्तान की टीम को देखेंगे ना तो आखिरी चंद सालों में पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा महवर जो रहा है वो बाबर आजम रहा है। बैट से भी वो महवर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वो महवर रहे हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स ने भी उनके लिए जो महाज बनाए हैं उस पर भी वो जो है वो आपका महवर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये चौथा दौरा है बाबर आजम का, और आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखें। बाबर आजम की करियर की, टेस्ट करियर की सेंचुरीज जो है वो 9 है, और 7 सेंचुरीज उन्होंने पाकिस्तान में की हैं, 1 गाल श्रीलंका में की है और 1 ऑस्ट्रेलिया में की है।
वरना बाबर आजम जितने बड़े खिलाड़ी हैं 50 टेस्ट मैचेस के बाद उनकी जो है ना ये परफॉर्मेंसेस यकीनी तौर पे किसी तौर पे भी उस कम अज कम इमेज को मैच नहीं करती Justify जो नहीं बनाया गया जी। है कि जो बनाया जाता है कि जी उनसे बड़ा कोई बैटर पाकिस्तान में कभी गुजरा ही नहीं। तो इन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए कि आपकी 9 सेंचुरी में से 8 जो है वो सिर्फ एशिया में और 7 सिर्फ पाकिस्तान में है, तो फिर लगता है कि आप सिर्फ वो जो इंडिया के साथ टैग है कि घर के शेर, आप भी घर के शेर साबित हो रहे हैं। अब आ जाए हम दूसरे हमारे उनकी तरफ। हमारे बॉलर जो है वो रिसेंट पास में मैं आपको वही बता रहा हूँ कि स्पिनर्स ने आपको टेस्ट मैचेस जितवाए हैं। बड़ा रेयर हुआ है कि आपके पेसर्स ने काम किया हो, ज्यादातर आपके स्पिनर्स जो है वो आपको तो वो तो हमारे पास है ही नहीं शोएब। साजिद को यहाँ से भेजा था क्योंकि उसके पास वीजा था, और आप ये देखें हमारी क्वालिफिकेशन कितनी अच्छी है कि उसके पास वीजा था, भेज दो उसको। सर जाहिद का भी नाम था, शोएब जाहिद का भी नाम था इसमें, और साजिद का भी था। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। हमारे पास स्पिनर्स पेसर सबकी लॉट भरी हुई है। आप मौका तो दें, फिर आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा शोएब, ये नहीं कह रहा, डोमेस्टिक के कमाल के स्पिनर्स हैं। मेहरान मुमताज बहुत अच्छा स्पिनर है, और मैं इस तरह के बहुत नाम ले सकता हूं। मैं वही कह रहा हूँ कि साजिद खान जो है वो डिजर्व करते थे। आप देखें ना, एक उनके पास 6 खब्बे हैं तो आपको एक ऑफ स्पिनर चाहिए था, तो साजिद खान डिजर्व करते थे। चले जी, साजिद खान को जेट लैग हो गया कि वो दूर से गए हैं, तो नुमान अली को फिर क्या करने लेकर गए थे आप नुमान अली को खिलाते। नुमान अली ने आपको 1-2 नहीं कई मैचेस जितवाए हुए। आपने असल में तहिया कर रखा था कि एक जो है ना वो आपने जाना ही राना फहीम अशरफ के साथ है। अगर राना फहीम अशरफ नहीं होंगे तो शायद पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ही अच्छा नहीं बनेगा। आप उसको राना फहीम अशरफ कह रहे हैं शोएब? सर बिल्कुल आपने सही कहा सर, राना फहीम अशरफ, क्योंकि बगैर किसी परफॉर्मेंस के, अगर गलत नहीं हूँ, 98 मैचेस वो खेल चुके हैं इंटरनेशनल। सर मैं अभी गिनवाने ही वाला, कभी परफॉर्म किया? मैं अभी गिनवाने ही वाला था सर फहीम अशरफ साहब की सारी इनिंग्स। बिल्कुल, वो कहीं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान को लेट डाउन कराया। उसके बावजूद जो है वो आप देखें कि जो है बने पड़े हैं। शाहीन शाह अफरीदी जिन पे आपकी बॉलिंग रिलाई करती है, वो कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। आप देखें इंजरी के बाद से ऑन एंड ऑफ उन्होंने परफॉर्मेंस की है, बट मैच विनिंग परफॉर्मेंस मुझे उनकी शायद ही कोई नजर आ रही हो किसी बड़ी टीम के खिलाफ, आपको नहीं नजर आ रही होगी। तो शाहीन शाह अफरीदी ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि अगर आपके बड़े बल्लेबाज या आपके बड़े बॉलर परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको हर सूरत में खिलाना है, क्योंकि वो बड़े नाम है। आप देखिए ना, अभी कितना तूफान मच जाता है। ये एक तजवीज आई थी कि रिजवान को और शाहीन शाह अफरीदी को आराम करवाया जाए, सॉरी रिजवान को और बाबर को आराम करवाया जाए, इनकी जगह किसी यंगस्टर्स को भेजा जाए। तो बहुत ज्यादा इस पे तनकीद शुरू हो गई। भाई क्या इंडिया ने ऐसा नहीं किया? क्या ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं किया? क्या इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अपनी टीमें जब पाकिस्तान लेकर आए तो उन्होंने ऐसा नहीं किया? ये रूटीन प्रैक्टिस होती है। ये T20 वर्ल्ड कप का साल है। अगर आपने 19 मैचेस गालिबन खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले, अगर 19 मैचेस में आपने 10 सीरीज 2 को देने हैं, तो फिर आप बैकअप कब तैयार करेंगे? तो ये एक बड़ा मामला है। जब आप साइम अयूब और फखर जमान के साथ जाते हैं तो फिर आप मुझे बताएं ना कि वो नीचे आके खेलेंगे या ये अपने नंबर पे टिके रहेंगे। अगर बाबर और रिजवान अपने नंबर पे टिके रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप साइम अयूब के साथ भी जाती करेंगे, आप फखर जमान के साथ भी जाती करेंगे। तो हमें यहाँ जो है ना बैकअप तैयार करने का मौका होता है, लेकिन करने नहीं दिया जाता। इसी को प्लेयर पावर कहते हैं। क्या कहते हैं जी जुबैर? पाकिस्तान ने जो पर्थ टेस्ट में हुआ है उसमें तो इब्तदाई वहां से हुई है कि जो टीम मैनेजमेंट ने टीम सेलेक्ट की है प्लेइंग 11, उसमें प्लेइंग 11 तो नहीं है, 10 रुकनी कहना चाहिए, क्योंकि एक मेंबर तो परमानेंट है ना हमारे पास। वो सर फहीम अशरफ का तो कोई हल नहीं है, वो तो मुस्तकिल मेंबर हो गए हैं पाकिस्तान की तो खेलेंगे, वो तो पत्थर पे लकीर है। वो तो परमानेंट मेंबर है ना, वो तो खेलेंगे जब तक उनका दिल चाहेगा वो खेलेंगे, उनको कोई हटा नहीं सकता। जो बाकी 10 हैं उनकी सिलेक्शन में भी हमने कोई अब सिलेक्शन अच्छी नहीं की। जिस तरह नुमान अली का जिक्र हुआ, नुमान अली को क्या ऑस्ट्रेलिया का दौरा करवाने के लिए लेके गए थे, या उनको क्यों नहीं? बड़े नाम नहीं है तो आप प्लेयर को मौका नहीं देंगे। साजिद खान को यहाँ से भिजवा तो दिया, लेकिन स्पिनर अगर आपने सलमान अली आगा को बतौर स्पिनर खिलवाना है तो फिर आपका मतलब ये है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है। टीम डायरेक्टर मैच से पहले ये कहते हैं जी हम यहाँ पर कंपीट करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए आए हैं, लेकिन जब टीम सेलेक्ट होती है, जो प्लेइंग 11 सामने आती है, उससे तो लगता नहीं है कि आप खेलने गए हैं। बाबर आजम जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अब उनके ऊपर कप्तानी का बोझ भी नहीं है। अब उनकी परफॉर्मेंस जो है, उनके बल्ले से उनके रन्स आना शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे से उनके ऊपर जो है वो एक टैग लगा हुआ है। सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक जो है वो आप स्टार नहीं बन सकते, आपने अपने बल्ले से भी परफॉर्म करके दिखाना होता है कि आप वाकई बड़े प्लेयर हैं। अगर बॉलिंग की बात करें तो आमिर जमाल और खुरम शहजाद थे,
उन्होंने थोड़ा सा आपका भरम रख दिया, वरना शाहीन शाह अफरीदी तो जिस तरीके से बॉलिंग करवा रहे हैं, ना उनकी लाइन और लेंथ में कंसिस्टेंसी है, ना उनकी पेस में कंसिस्टेंसी है, वो तो अलग ऐसा है कि T20 के बॉलर रह गए हैं। और वो आपके पेस अटैक को हेड करने जा रहे थे, और अब इंजरी के बाद वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 4 ओवर से ज्यादा उनका स्टेमिना नहीं अच्छा है, कोई जुबैर, लाइनर एक लेंथ चीज, नहीं है। जिन लोगों को मौका मिल रहा है माजरत के साथ, चाहे वो सरफराज ही क्यों ना हो, जिन लोगों को मौका मिल रहा है, कर वो भी कुछ नहीं रहे। बाबर आजम पे तो हम रिलाय करते हैं, तो बात भी करते हैं बाबर की कि भाई बाबर पे रिलाय करते हैं, 6 इनिंग में 146 रन करके बैठे हैं भाई आप, नहीं है जस्टिफाइबल बाबर। अच्छा ये भी नहीं है हैदर भाई, शोएब और जुबैर, कि मैंने बैटिंग देखी, जितना मैं क्रिकेट समझता हूँ, मैंने भाई खुद भी खेली है गलती से क्रिकेट अंडर 19, तो मैं जितना मैं समझता हूँ बैटिंग को, या आप सारे समझते हैं, देखते हैं हम लोग कवर, बाबर आजम के बल्ले से बॉल कनेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो शॉट सिलेक्शन में कहीं मिसिंग कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें समझ आनी चाहिए कि यार मैं कहीं यहाँ फैसला गलत कर रहा हूँ। जिस तरह हैदर भाई ने कहा ना कि वो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा फ्रंट फुट पर खेलने के आदी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पिचेस हैं वो तो घुटने से ऊपर बॉल आती नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। और जाहिर है वो कवर ड्राइव उनके जहन में होगी, तो वो कवर ड्राइव से ही अपनी शोहरत उन्होंने हासिल की है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कवर ड्राइव के बजाय बैकफुट ड्राइव अगर वो खेले तो मेरे ख्याल से ज्यादा वो कामयाब नजर आएंगे। और दोनों इनिंग्स में उनकी अगर आप विकेट देखें तो उन्होंने उनके जो आउट स्विंग है एक ही तरह, उन्होंने जो बल्ला है वो गैर जरूरी शॉट खेल शान मसूद का भी यही हाल था वैसे, एक ही तरह। शान मसूद भी, मुझे नहीं समझ आती कि ये शान मसूद को किसने ये पट्टी पढ़ा दी है कि आप ज्यादा तेज इनिंग खेलेंगे तो आपकी टीम में जो है वो जगह भी बनेगी और आपकी बल्ले बल्ले भी होगी। यहाँ पर तेज खेलना जो है ना, वो मेरा इमाम उल हक मेरे ख्याल से उनको समझ आ गई है कि अगर इस टीम में जगह बनानी है तो इमाम उल हक के स्टाइल से खेलेंगे तो वो अपनी कम से कम तो जगह भरपूर वो हाँ, वो अपनी जगह पक्की किए जा रहे, चाहे वार्नर 211 बॉलों पर 164 कर ले, वो 200 बॉलों पर सिर्फ 62 कर ले। हैदर भाई, शाहीन आफरीदी माजरत के साथ देखिए हमारा टॉप बॉलर है और हम समझते हैं कि लीड कर रहे हैं ना यार, वो वाइस कैप्टन भी तो बना दिया, अब आपने उसको टेस्ट का कैप्टन बना दिया, T20 का परफॉर्मेंस उनकी 137 हाईएस्ट स्पीड है, बाकी एवरेज उसकी 128, 130, 132, 133, विकेट से वो बहुत दूरी पर है। आमिर जमाल ना लेता पहले इनिंग में 6 विकेटें, तो आपके तो कोई 500-700 रन होते और शायद वो एक ही इनिंग खेलते। देखिए मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करते वक्त आपकी स्पीड जो है बड़ी अहम चीज होती है। मैं आपको एक बहुत पुराना दौरा बताऊं, वसीम अकरम बॉलिंग कर रहे थे, वसीम अकरम ने 5 वाइडें की कंटिन्यू, इमरान खान कप्तान थे, तो वसीम अकरम कहते हैं कि मैं सर झुकाए वापस आया, जब ब्रेक हुआ मैंने कहा आज इमरान भाई से गालियां पड़ेंगी मुझे बहुत, तो इमरान ने आके उनका गला सीना थपथपाया, उन्होंने कहा वेरी गुड वसीम कंटिन्यू, तुमने हर बॉल जो है 140 प्लस की है, ये मुझे खुशी है, वाइड जा रही है कोई बात नहीं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्पीड सबसे अहम होती है, स्पीड जब होती है आपको बाउंस बड़ा अच्छा मिलता है, स्टीव बाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, जिसपे बैट्समैन हमारे सर जस्टिन लैंगर जैसे प्लेयर्स को, मैथ्यू हेडन को हमने टो पे गिरते शोएब अख्तर की बॉलों पर देखा, वकार यूनुस की बॉलों पर देखा, वसीम अकरम की बॉलों पर देखा। जी हाँ, तो स्पीड जो है शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड कम हो गई। स्विंग भी तो नहीं है, शाहीन का स्विंग भी तो नहीं हो रहा, दोनों मसले। देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको स्पीड पे जाना पड़ता है, स्विंग और सीम जो है ना वहां पे इतना नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे हवा में वेपर्स नहीं होते हैं। हमेशा स्विंग और सीम वही मिलेगा जहां हवा में जो है वेपर्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ड्राई वेदर है, और पर्थ में गया हूं कई दफा, पर्थ तो इतना ड्राई है कि आप उसको मुल्तान या भावलपुर समझ सकते हैं, इतना ड्राई है वहां पे पर्थ में। तो पर्थ जैसे ग्राउंड में जो है आपको स्विंग और सीम नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी देखें, उन्होंने जो है बहुत ही मुश्किल से स्विंग और सीम हासिल की, लेकिन वो चूंकि वहां खेलते हैं उन्हें पता है कौन से स्पॉट्स हैं, हम तो नहीं खेलते ना, हम तो बस एक टूर करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी में 3 चीजें आ रही हैं, उनके जो कोचेज हैं उनको उस पर काम करना चाहिए। पहला जो उनका प्रॉब्लम आ रहा है, उनका जो बॉलिंग करते हुए जो सीना जो है वो थोड़ा सा सीधा हो गया है, यानी आपको जब बॉलिंग करते हैं आपको बिल्कुल या तो विकेट के सीध में हो या 30 डिग्री थोड़ा सा आप जो है राइट लेफ्ट हो, ताकि आपका बॉल जो है वो आपके हाथ से जब रिलीज होता है तो वो बॉलर बैट्समैन को नजर नहीं आए। दूसरी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी का एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसको कोचेस को काम करना चाहिए कि उनका फ्रंट फुट जो है वो सही नहीं पड़ रहा है। फ्रंट फुट अगर सही नहीं पड़ेगा आपका बॉल जो है कभी भी तेज नहीं जाएगा। आप शोएब अख्तर से आप पूछें, शोएब अख्तर से पूछा गया कि आप इतनी तेज गेंद कैसे करते हैं, उन्होंने कहा मेरा फ्रंट फुट पे मैंने बड़ी मेहनत की है।
तो ये चले हैदर भाई, स्किल्स का एशिया डिस्कशन इंशाल्लाह और रखते हैं। बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही। जुबैर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, मज़ा आया। हैदर भाई थैंक यू सो मच, और शुएब जट बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला यार, और हम आपके साथ हैं शुएब जट, कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह इस मामले को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। फिर कल होती है जी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।